द रेड शर्ट मानवा के पार्ट 11 में तुम सभी का स्वागत है होमीज। गाइस ये वाला जो पार्ट है ना मेरे लिए इतना अनलकी साबित हुआ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। भाई मैंने इस पार्ट की बस पोस्ट डाली थी कि कल इसका पार्ट 11 आ जाएगा एंड पोस्ट करते ही मैंने चैप्टर 32 पढ़ना भी शुरू कर दिया और बस पोस्ट करे और ये चैप्टर पढ़ते हुए मुझे बस है ना 2 मिनट या 1 मिनट ही हुआ होगा, तभी मेरे हाथ से एकदम से फोन फिसला। मैंने उसको पकड़ने का ट्राई करा और मेरा हाथ उसके ऊपर इतने जोर से पड़ा कि उसका फोल्डर ही चला गया। भाई लिटरली कितनी परेशानी हुई है मुझे इसको लेकर, मैं तुम्हें क्या बताऊं। खैर तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, लाइक करो या ना करो, बट लाइक के नीचे तुम्हें एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ इस तरह का, उस पर क्लिक करे बिना मत जाना। बिकॉज लाइक से तुम्हारे भाई का फायदा नहीं होने वाला, आई मीन उससे भी होगा, बट हाइप से तुम्हारा भाई वहां पहुंच जाएगा जहां पर तुम लोग उसको पहुंचते हुए देखना चाहते हो। सो प्लीज अगर तुम वाकई में अपने भाई का भला होते हुए देखना चाहते हो तो प्लीज हाइप का ऑप्शन क्लिक कर देना। तो अब चलो चलकर मानवा स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि अपना सहयोग जो है ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को अपने साइड करने के लिए गया था। वेल वो ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को नहीं बल्कि व्हाइट गोल्ड ऑर्डर को अपने साइड करने के लिए गया था, जो कि ब्लैक गोल्ड सोसाइटी और उसी के जैसे 4 और सिंडिकेट को अपने कंट्रोल में रखती है। और जो व्हाइट गोल्ड ऑर्डर का लीडर था साले को गेंजुत्सु यूज करना आता है। भाई उस पार्ट के अंदर मुझे लग रहा था कि साला डोमेन यूज कर रहा है, बट नहीं वो तो गेंजुत्सु था। भाई लिटरली आगे चलकर मुझे और क्या देखने को मिलने वाला है आई हैव नो आइडिया। खैर तो जो व्हाइट गोल्ड ऑर्डर का लीडर था बेशनली सहयोग ने उसे मनाने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का दौर लगा दिया था एंड वो कामयाब भी हुआ। वो बंदा फाइनली अपनी साइड आ गया, बट उसकी एक शर्त है कि उससे पहले जितने भी हाउंड डॉग्स हैं इवान के कोरिया में एंटर होने से पहले उन सभी को निपटाना होगा, तब जाकर वो अपने लोने का साथ देगा। और तो वो उस काम को सही से कर पाए इसलिए उसने उसको काय की लोकेशन भी दे दी थी एंड काय के लिए अपने लोने ने वहां पर खुद न जाकर ट्रिपल्स को पहुंचा दिया था। बिकॉज अपन को पता है भाई वो बंदा नल्ला, उसको फाइट करना नहीं आता, उसको न गन चलाना आता, उसको कुछ करना नहीं आता, रोटियां बनवाओ उससे। हाउंड डॉग्स में आकर कर क्या रही है। खैर तो जो अपने ट्रिपल्स है वो फाइनली काय तक पहुंच गए थे, जिसकी उम्मीद काय ने तो बिल्कुल नहीं करी थी। और क्योंकि काय सहयोग की फैमिली को ढूंढ रहा था ताकि वो उसको मार सके, इसीलिए सीधा नंबर 1 ने उसके मुंह पे चमाट दे मारी। साले सहयोग की फैमिली मतलब हमारी फैमिली, और तू हमारी फैमिली को मारना चाहता साले, आज तो तुझे यहीं जिंदा दफनाएंगे। एंड ब्रो नो ही इज कुक्ड। अभी काय अपने मन में यही सोच रहा होता कि भाई सहयोग की वीकनेस के बारे में सिर्फ मैं हूँ जिसे पता है, और अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। इसलिए अब वो बंदा कुछ ऐसा करता है जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। भाई तुम देखो लोंडे के सामने 3 बंदे खड़े हुए हैं जो कि उसको कभी भी मार सकते हैं एंड व्हाट ही डज वो अपना फोन उठाने लगता है जल्दी से ताकि वो इवान को कांटेक्ट कर सके। नहीं वो मतलब वो तीनों चूतियां हैं कि तुझे फोन लगाने देंगे। हाँ भाई तू पहले इवान को कॉल लगाकर सब कुछ बता दे, हम जरा खड़े होकर देख रहे हैं तुझे। नहीं भाई बंदा सीधा उसके हाथ में स्टेप कर देता कि लगा ले साले फोन। नंबर 3 यार साले तू करना क्या चाहता, नहीं हम चूतियां हैं। जिसके बाद ये बंदा जो काम पहले करना चाहिए था इसे वो काम ये अब करता है। ये बंदा अपने दूसरे हाथ का यूज कर अपने पास से गन निकालकर नंबर 3 को शूट करने का ट्राई करता है, बट वो कर पाता उससे पहले नंबर 2 उसके हाथ की नस काट देता है कि ले बेटा कर ले शूट। देन नंबर 1 उसके पेट में लात दे मारता और इसकी हालत खराब। नहीं भाई मतलब ये जो काम इसने अभी किया ये पहले करना चाहिए था ताकि थोड़ा टाइम मिल पाता। भाई मैं क्या बोलूं ये बंदा वाकई में नल्ला है, किसी काम का नहीं है। अभी नंबर 1 इससे बोल रहा हूँ भाई तुझे क्या लगता तू वाकई में कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल कर सकता है, यानी हालात को हैंडल करना। तभी काय उससे बोलता बेटा अब नई वाली फैमिली तुम लोगों के लिए भी आएगी। जब उनका नंबर 1 बोलता है बेटा हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लिए कौन आता है, बट जो कोई भी सहयोग के रास्ते में आने का ट्राई करेगा वो मारा जाएगा। आगे नंबर 1 उसको सहयोग का दिया हुआ मैसेज डिलीवर करता है। हाँ तो कहे भाई बताओ क्या चल रहा है। मैं जब हाउंड डॉग्स में था मैं साला हर बार सोचता था कि आखिर तू हाउंड डॉग्स में कर क्या रही है, तू तो किसी काम का है नहीं, तो फिर भी क्यों तुझे रिकॉग्निशन यूनिट का इंचार्ज बना दिया गया, जबकि तू तो इतना स्लो है कि तुझसे ज्यादा फास्ट तो कछुआ होगा। भाई देखो गाइस रिकॉग्निशन यूनिट का मतलब होता है जासूसी करने वाली यूनिट। आगे सहयोग उससे बोलता है भाई अब गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, बिकॉज तू कायर है और किसी काम का भी नहीं, और बस यही रीजन है कि तू पहले मर रहा है। जो सुनते ही काय भड़क जाता है कि साले तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, और इसके आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले नंबर 1 उसको स्टेप कर देता है। स्टेप नहीं करता सॉरी वो बंदा उसका चीर हनड़ कर देता है एंड विद दिस काय का गेम यहीं पर खत्म होता है, जिसके बाद ये तीनों वहां से निकल लेते हैं और फिर से मटर गश्ती शुरू। नंबर 3 इस टाइम पर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है बिकॉज फाइनली अब उसको वॉशिंग मशीन मिल जाएगी और लॉन्ड्री में जो हाथों से धोने वाला सामान था फाइनली अब ये उसको भी बेच पाएगा, और साथ ही अब ये बंदा डिटर्जेंट भी रख पाएगा। नहीं वो मतलब तुमने आज तक लोगों को पैसों के पीछे मारते हुए देखा होगा, खाने के पीछे मारते हुए देखा होगा, प्रॉपर्टी के पीछे मारते हुए देखा होगा, बट दे आर बिल्ड डिफरेंट। ये लोग वॉशिंग मशीन के पीछे मारते हैं। भाई थोड़ी देर रुको ये तीनों तुम्हें गेम के पीछे मारते हुए भी नजर आएंगे। भाई हम काय को देखते हैं जो कि अभी मरते हुए यही सोच रहा होता है कि अब जब वो मिशन में फेल हो गया है तो अब सब कुछ अकादा के ऊपर है। और हाँ गाइस आज मैं इसको अकादा के नाम से नहीं बुलाऊंगा, आज मैं इसको फाइनली इसके ओरिजिनल नाम से बुलाऊंगा जो कि शिनकामिया। वेल मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे एक रीजन है जो कि तुम्हें लास्ट तक पता चल जाएगा। खैर तो हम इसके बाद आते हैं सहयोग पर, जिसको नंबर 1 कॉल कर बता रहा होता है कि उसने अपना काम कर दिया है। जो सुनकर सहयोग काफी खुश होता है और बोलता है भाई अब मैं तुम्हें पक्का वॉशिंग मशीन दिलवाने वाला हूँ। और भाई हो गया लोंडो का काम जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, फाइनली वो उसे मिलेगी। अभी सहयोग फोन काट देता है और वो काफी खुश है कि
उसके साथ ट्रिपल्स हैं, और अब क्योंकि उन्होंने अपना काम अच्छे से कर दिया तो अब बारी है मेरी। ये बोलते ही सियोक वहाँ से निकल लेता और तो ये कहाँ को जा रहा है, शिन को मारने। इसलिए इसके माइंड में शिन की पुरानी मेमोरीज फ्लैश हो रही होती है कि ये अच्छे बुरे हर हालत में एक दूसरे के साथ थे, इन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा। बट अब वक्त आ गया सब कुछ खत्म करने का। वहीं हम आते हैं शिन पर, जिसका इस टाइम पर इलाज चल रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी कजिन कर रही होती है। वो अभी शिन से पूछ रही होती है, भाई तू उस लोकेशन पे गया था जिसके बारे में काय ने तुझसे बोला था? इसे हाँ मैं गया था और जो उसने बोला वो सही निकला। मैंने वहाँ पर जाकर पता लगा लिया कि आखिर सियोक की वीकनेस है क्या। ये बोलते हमें शिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ पर उसने बोंगवन के सभी लोंडों को निपटा दिया होता है उस हॉस्पिटल के अंदर घुसने के लिए जिसमें सियोक की वीकनेस है। और हाँ, उसने एंटर किया होता है रूफ टॉप से एसी टैंक के थ्रू। इस टाइम पर अकादा यही सोच रहा होता है कि भाई आखिर सियोक की वीकनेस क्या हो सकती है, क्या छुपा कर रखा होगा आखिर सियोक ने यहाँ पर। और क्योंकि अकादा एक ऐसा बंदा है जो कि हैंड टू हैंड फाइट करता है, ना कि किसी की वीकनेस का यूज कर, इसलिए वो सियोक को सॉरी भी बोल रहा होता है कि वो उसकी वीकनेस का यूज करने वाला है। अभी वो फाइनली उस रूम तक पहुंच गया होता है जिसके अंदर सियोक की वीकनेस है, और तो उस रूम में मंशू भी बैठा होता है, आई मीन घोड़े बेचकर सो रहा होता है। इसीलिए अकादा बड़ी धीरे से नीचे उतरता है ताकि उसको पता ना चले। बट इस टाइम पर क्योंकि वो इंजर्ड है, इस वजह से उसकी खून की बूंदें जमीन पर गिर रही होती हैं, जो कि ऑफ कोर्स नॉइज क्रिएट कर रही होती हैं। बट अच्छी बात ये होती है उसके लिए कि मंशू नहीं उठता है। जिसके बाद फाइनली शिन को और हमें पता चल जाता है कि आखिर सियोक की वीकनेस है क्या। हमें एक लेडी का हैंड दिखाया जाता है जिसके हाथ में वेडिंग रिंग है, जिसका मतलब कि ये और कोई नहीं बल्कि सियोक की वाइफ है। और तो फेस नहीं दिखाया जाता, उससे पहले ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और उसकी जो कजिन है वो उससे बोल रही होती है कि भाई तुझे पहले ट्रेकर से डील करना होगा, और अगर तू नहीं करता है तो तेरा फ्रेंड बहुत जल्द तुझ तक पहुंच जाएगा और तू मारा जाएगा। अकादा से तू बिल्कुल सही बोल रही है, ये जानते हुए भी कि कभी भी सियोक वहाँ पर आता ही होगा। अकादा कुछ नहीं करता है, इसलिए उसकी कजिन उससे बोलती है भाई तेरी जितना तो ये मौत के मुंह में ले जाएगी, और मुझे लगता है कि ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें देख रही हूँ। भले ही तू मेरा दूर का कजिन है बट स्टिल यू आर माई फैमिली एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये बोलते उसकी कजिन वहाँ से चली जाती है एंड उसके जाते शिन बोलता है तो फाइनली तू यहाँ पर आ गया। वेल ये वो बात किसको बोल रहा है? अपने सियोक को। हम देखते हैं कि अपना लोटा ठीक उसके पीछे खड़ा होता है। सियोक उसे बोलता है भाई अब वक्त आ गया कि अब सब कुछ खत्म कर दिया जाए हमेशा के लिए। जिसके बाद हमें शिन का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी हॉस्पिटल का, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिन की ब्लड ड्रॉप गिर रही थी उसकी नॉइज से अपना लोंडा जाग गया होता है। वो जल्दी से अपना नाइफ पकड़ लेता है बट कुछ करता नहीं है। वो बस वहाँ बैठी ये देख रहा होता है कि आखिर ये करने क्या वाला है, एंड बट ही डज नथिंग। वो सियोक की वीकनेस को देखकर वापस एसी टैंक में घुस जाता है। और तो क्योंकि उसको ये भी पता चल गया था कि मंशू जाग गया है, इसीलिए वो उसको भी एक एडवाइस देता है कि भाई वेंटिलेशन के कारण तुझे अपनी सिक्योरिटी को ना थोड़ा टाइट रखना चाहिए। ये सुनते ही मंशू समझ जाता है कि उसकी सिक्योरिटी को इसने निन्नी करा दी है। वो उठता है बट उससे पहले अकादा वहाँ से निकल जाता है। जैसे अकादा रूफटॉप पर आता है हमें बताया जाता है कि आखिर उसने वहाँ पर क्या देखा, एंड हमें पता चलता है कि ना कि सियोक की वाइफ बल्कि उसका बच्चा भी बिल्कुल सही सलामत है, एंड उसने उसका नाम भी रख दिया डूयुन छा। भाई लिटरली ये देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई है, बिकॉज जब ट्रिपल जिनका छीछा मलीदा बना दिया था अपने लोंडे ने वो जिंदा बचकर आ सकते हैं तो ये दोनों क्यों नहीं। खैर तो इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और अभी अकादा उठते हुए बोल रहा होता है तूने सही कहा, अब वक्त आ गया सब कुछ खत्म करने का। ये बोलते ही दोनों रेडी हो जाते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। हमें इन दोनों का फेस ऑफ भी दिखाया जाता है, साथ ही इनका एक फ्लैशबैक भी, जो कि उसी टाइम का होता है जिस टाइम पर इवान ने इनको रेस्क्यू कर लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से भाइयों की तरह खाने के लिए झगड़ रहे होते हैं, साले मैं खाऊंगा। तभी इवान इनसे बोलता है कि भाई मैं भाड़े का टट्टू ना बनकर अब एक किलर बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक अलाइस की जरूरत है, तो बताओ तुम लोग मुझे ज्वाइन करोगे। और तो अभी हमें जो बताया जाता है कि इवान जो है ग्रिम होल्ड का प्राइवेट मिलिट्री है, यानी कि ग्रिम होल्ड कोई एसोसिएशन या कोई कंपनी वगैरह होगी जिसका ये प्राइवेट मिलिट्री ऑफिसर है, और अब ये इससे थक गया इसीलिए बनना चाहता है एक किलर। इसीलिए ये इन दोनों को अपने साथ ज्वाइन होने को बोल रहा होता है, बिकॉज उसे पता है कि इन दोनों को ऐसा किलर ही ट्रेन करा गया है यहाँ पर। बट अलाइस में लेने से पहले इवान इन दोनों को थोड़ा प्रूफ करने के लिए बोलता है कि ये दोनों कितने वर्दी हैं। जो सुनते शिन प्लस करने लगता है कि भाई अगर मैंने टेस्ट पास कर लिया तो मैं सियोक का टीममेट बन जाऊंगा, जिसका मतलब हम फ्यूचर में भी साथ रहेंगे। भाई मतलब देख रहे हो ये बंदा सियोक के साथ इतना लॉयल था, और बस यही रीजन था कि जब सियोक ने इन लोगों को बिट्रे किया तो अकादा का दिल टूट गया था और इसीलिए वो सियोक को जान से मारना चाहता था। खैर तो अभी जो इवान है वो इन दोनों का टेस्ट खुद न लेकर ओरका को लेने को बोलता है, और तो इन्हें भी बता देता है कि भाई ये वो बंदा जो मेरे पास सबसे ज्यादा टफ है, सो बी केयरफुल। जो सुनते अकादा उनसे बोलता है अबे चल क्या मजाक कर रहा है मरदा, तुझे पता भी है इस जगह पर मैंने डे बाय डे बस एक ही चीज सीखी, हाउ टू किल। देन वो ओरका को अपना नाइफ बताते हुए बोलता है कि बेटा ये रियल नाइफ है, कोई खिलौना नहीं है, तो बता हैंडल कर लेगा ना। और कहते भाई बातें बहुत हो गई, अब चलो फाइट पर आते हैं, और हाँ मैं वेपन यूज नहीं करने वाला हूँ। ये बोलते ही और का शिन के पेट में अपनी नी घुसा देता है, जिससे शिन को अच्छा खासा डैमेज मिलता है। बट वो जो है ना यहाँ पर डैमेज ले लेकर ही पला बड़ा हुआ है, इसीलिए वो खुद को हैंडल कर लेता है, जो कि इवान भी चुपचाप खड़े होकर देख रहा होता है कि भाई बंदे में दम है। भाई शिन बोल रहा होता है भाई इससे काफी दर्द हुआ, तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये बोलते शिन और सियोक दोनों एक साथ उससे फाइट करने के लिए आगे को बढ़ने लगते हैं, जो देखकर इवान भी इनसे काफी इंप्रेस होता है, स्पेशली सियोक से, कि दोनों ही काफी टैलेंटेड है। बट वेल ये बट का क्या मतलब है तुम्हें अभी पता चलेगा। हम देखते हैं कि शिन ने सियोक के साथ में फाइट कर बल्कि उसको धक्का देकर अकेले ओरका से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, बट ओरका वो उसको एक ही घुसन में उड़ा देता है, और बस यही वो बट का मतलब
सकता कि ये दोनों टैलेंटेड तो हैं, बट दोनों के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो कि सियोक को भी मालूम है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे। इसीलिए फिर वो शिन को वो करने को बोलता है जो उन्होंने बहुत पहले प्रैक्टिस किया था, जिसके बाद शिन भी उसकी बात मानता और फिर ये दोनों मिलकर एक साथ ओरका के ऊपर चढ़ जाते हैं। शिन ओरका का पैर पकड़ता है, सियोक उसका फायदा उठाकर उसके मुंह पे नी मारने का ट्राई करता है, बट क्योंकि ये दोनों ही बच्चे हैं और ओरका एक वेल फाइटर, तो वो उससे बच जाता है। अभी ये देखकर ओरका के मन में यही चल रहा होता है, बस इतना ही कर सकते हैं ये दोनों, बट अगले ही मोमेंट पे सियोक उसको गलत साबित कर देता है। उसने जिस एंगल पे नी मारी थी ओरका के, उसी एंगल पे वो घूमता है, ओरका का एक हाथ पकड़ता है और उसकी गर्दन में लोक लगा देता है, जिसकी उम्मीद ओरका ने तो बिल्कुल नहीं की थी। वहीं शिन वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है ओरका को जमीन पर गिराने के लिए, हाँ इस सांड को जमीन पे गिराने के लिए एक बच्चा जोर लगा रहा है, बट क्या दो बच्चे इतनी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हैं कि वो एक सांड को नीचे गिरा पाए? बिल्कुल नहीं। और ये बात सियोक को भी समझ में आ जाती है, और तो वो सांड इन दोनों को पछाड़ता उससे पहले इवान बोल देता है भाई तुम लोग पास हो गए, जिसके बाद ये दोनों ही उसको छोड़ देते हैं, दोनों ही बच गए, वरना दोनों की बनती चटनी अच्छी खासी। आगे इवान इनसे बोलता है कि भाई मुझे ज्वाइन कर लो, बिकॉज मुझे तुम दोनों का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट पसंद आया कि तुम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड हो, जो सुनकर अकादा तो खुश हुआ बट सियोक ना। खैर तो इसके बाद हमें 2 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है। हम आते हैं एक बिल्डिंग पे जहाँ पर इस हरामखोर बुड्ढे ने खोटी को होस्टेज बना लिया होता है, और तो साला हरामखोर जबान लपलपाते हुए बोल रहा होता है अरे भाई वैसे तो मैं तुम दोनों रुकीज को मारना नहीं चाहता, बट क्योंकि तुम दोनों ही हाउंड डॉग्स के मेंबर हो तो मारना तो पड़ेगा, बिकॉज मुझे फेमस जो होना है। वेल ये किन हाउंड डॉग्स की बात कर रहा है, सियोक और शिन की। दोनों इसके सामने खड़े होते हैं और वेपन ड्रॉप करने को बोल रहे होते हैं, बट दोनों में से कोई भी उसकी बात पर गौर कर ही नहीं रहा होता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड दोनों ही क्या करते हैं, रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू। साला मैं जीता, अब इस बुड्ढे का केस मेरे रिकॉर्ड में आएगा, जो देखकर बुड्ढा भी शौक ना तुम कर क्या रहे हो, वेल कर क्या रहे हो, ओए सालो क्या कर रहा हो, साले मेरी हेल्प करो, मुझे नीचे उतारो। हम देखते हैं कि शिन ने चीतने का बुड्ढे को बिल्डिंग के ऊपर लटका दिया होता है, जो देखकर सियोक बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बट शिन को तो मजा आ रहा है। एंड तभी वहाँ पर इवान भी आया था कि भाई आज का मिशन खत्म हुआ, तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया। एंड मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम दोनों एक साथ काम करना शुरू किया है, तुम दोनों की स्किल्स काफी इंप्रूव हो गई हैं, और देर से ही सही तुम दोनों एक दूसरे की काफी क्लोज तो आ ही गए हो। वेल क्या ये क्लोज आ गए? बिकॉज हमेशा याद रखना जब भी दो बंदे इस तरीके का बिहेव करें, समझ जाओ दे आर बड़ी, और वही बड़ी आज एक दूसरे की जान लेने के लिए एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। अब शिन को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर सियोक याद करता है कि भाई वो पहले तो इसे नहीं मार पाया, बट अब इसे मारना होगा, बिकॉज ये उसका फ्रेंड था पहले, बट इस टाइम पर जो उसके सामने खड़ा हुआ है वो बस उसका एनिमी है। वहीं शिन अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने कभी कुछ नहीं किया सिवाय तुझे चेस करने के, मैंने हमेशा तुझे एडमायर किया, तुझे फॉलो किया, इवन तेरे पीछे मैं हाउंड डॉग भी बन गया, इसीलिए मुझे भी जानना है कि आखिर मैं तेरे लिए क्या हूँ, मैं क्या मायने रखता हूँ तेरे लिए। मैं भी आज वो दिन आ गया कि तू मुझे आंसर करे कि आखिर मैं तेरे लिए क्या हूँ। इसके बाद इन दोनों का ही फेस ऑफ होता है एंड जैसे पेड़ की पत्ती जमीन को टच करती है, इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले शिन अटैक करने को आगे बढ़ता है, बट हमें पता है कि इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसीलिए सियोक उसको बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़कर स्टेप कर देता है, और शिन की हालत खराब। उसकी आंखों के सामने सियोक और उसके साथ बिताए हुए सभी पल फ्लैश होना शुरू हो जाते हैं, बट क्योंकि उसे अब भी आंसर नहीं मिला है कि आखिर वो सियोक के लिए है क्या, इसीलिए फिर से उठ खड़ा होता है और उसके अंदर जितनी भी ताकत है वो पूरी लगा देता है सियोक से फाइट करने के लिए। इस टाइम पर शिन अपना वो पूरा गुस्सा निकाल रहा होता है जो भी उसका सियोक के ऊपर है, और अपने मन में बोल रहा होता है फाइनली मुझे सब समझ में आ गया। जब उस बच्चे ने अपने नन्हे हाथों से मेरी उंगली को पकड़ा था, मुझे सब समझ में आ गया था। वेल क्या समझ में आ गया था? यही कि सियोक इस टाइम पर जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, और जब भी फ्रेंड्स और फैमिली में से इंसान को किसी एक को चुनना होता है तो वो हमेशा फैमिली को चुनता है, और यही बात शिन को भी इस टाइम पर समझ में आ गई होती है। इसीलिए वो उससे बोल रहा होता है सियोक भले ही मैं तेरे लिए कभी कोई मायने नहीं रखा, बट मैं आज इतनी दूर तक आ पाया सिर्फ तुझे चेस करके, एंड इतना मेरे लिए काफी है। ये सोचते हुए सियोक उसको चीरता हुआ निकल जाता है, एंड शिन वो अपने घुटनों पर आ जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है अपने फेट को, एंड रेडी हो जाता है मरने के लिए। बट क्योंकि सियोक के लिए शिन हमेशा से उसका भाई रहा है, इसीलिए वो उसे मारता नहीं है, बल्कि उससे बोलता है कि तेरे जो जख्म है वो बहुत ज्यादा गहरे हैं, अगर अभी तू यहाँ से चला जाता है तो तू सर्वाइव कर पाएगा। ये बोलते ही सियोक वहाँ से जाने लगता है, बट जाने से पहले उससे बोलता है और हाँ इसके बाद तू अपनी पूरी लाइफ को छुप कर बिताना। वेल इसका क्या मतलब है? वही जैसा सियोक ने किया वैसा ही वो शिन को करने को भी बोल रहा है कि वो भी अपनी एक नई लाइफ शुरू कर दे, जो देखकर शिन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि सियोक उसको वहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहा है, इसीलिए वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तू यहाँ से नहीं जा सकता, बिकॉज अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। वहीं उसके मन में चल रहा होता है कि काय मारा जा चुका और अब बस एक ही बंदा जिसको उसकी वीकनेस का मालूम है, और वो हूँ मैं। इसीलिए सियोक अगर तू मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ देता है तो तेरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। इसीलिए व्हाट ही डज वो उसको गुस्सा दिलाता है कि मुझे पता है कि तेरी फैमिली कहाँ पर है, इसलिए इवान और मैं उन्हें जाकर हंट करेंगे और मार देंगे। देखो शिन इस टाइम पर ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज उसे पता है कि सियोक उसको ऐसे नहीं मारने वाला, बिकॉज ये दोनों एक टाइम पर भाई रह चुके हैं, इसलिए अपने दिल को पत्थर करके अपने मन में बोल रहा होता है कि अपने इमोशंस को फेंक दे और बस तेरे पास यही एक रास्ता है तेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का। देन वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हमेशा तुझसे नाराज रहा बिकॉज तूने हमें अकेला छोड़ दिया और एक नई फैमिली बना
बना ली, इसीलिए सियोक मैं तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, पूरी फैमिली खत्म कर दूंगा मैं तेरी। भाई उसके मन में चल रहा होता है कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यही एक रास्ता बचा हुआ है मेरे पास, और अब जब सब कुछ खत्म होने को आ गया है, मेरे अंदर अब भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे बता सकूं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। देन शिन उससे रोते हुए बोलता है, सियोक आई रियली हेट यू, मुझे ना तो सच में बहुत ज्यादा नफरत है। तभी सियोक भी उसके पास आकर बैठता है और उसे रोते हुए बोलता है कि शिन तू ना एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। देन वो उसे स्टेप कर देता है एंड विद दिस शिन उसे थैंक्स बोलकर इस दुनिया से अलविदा ले लेता है। देन हम आते हैं उसके कजिन पे, जो कि इस टाइम पर बाहर बैठे वही सोच रही होती कि शिन ने उससे क्या बोला था। हमें उसके एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो शिन से बोल रही होती कि भाई तू सियोक की वीकनेस का यूज कर उसको इजीली मार सकता था, तो तूने ऐसा क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अब भी उसकी परवाह करता है? शिन उसे बताता है कि मैं उसे मारना तो चाहता हूँ, बट मुझे उससे उसका खजाना नहीं छीनना है। एंड ऑफ कोर्स इसे कुछ समझ में नहीं आता है कि किस खजाने की बात कर रहा है। नहीं शिन उसको समझाता, बल्कि जो वो आगे बोलता है भाई वो सुनकर भाई मुझे रोना आ गया है, सच बता रहा हूँ। वो अपनी कजिन से बोलता है कि एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता हूँ, वो इसलिए बिकॉज वो और मैं अब भी फ्रेंड्स हैं। हाँ भाई ये बंदा मरना डिजर्व नहीं करता था यार। भाई मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा मुझे तब रोना आया, और अब जब मैं इसको कवर कर रहा हूँ मुझे अब भी रोना आ ही रहा है। तो खैर इसी के साथ इन दोनों की दुश्मनी और दोस्ती यहीं पर खत्म होती है। एंड अब फाइनली आते हैं उचान और डेड फेस की फाइट पर, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। इन दोनों की बचती है, बट इस टाइम पर जो उचान उससे फाइट कर रहा है वो उचान नहीं है जो उससे पहले लड़ा था। अभी उचान पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, इसलिए वो डेड फेस को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है, इसीलिए डेड फेस भी एक्नॉलेज करता है कि ये बंदा भाई वो बंदा नहीं है जिससे मैं पहले लड़ा हूं, और इसीलिए अब आएगा ना असली मजा, बिकॉज मेरा बच्चा अब जाकर अच्छा होमवर्क करके आया है। वही उचान वो ये देखकर समझ जाता है कि ये बंदा मुझे फिर से लाइट ले लेने वाला है, बट अब उचान वो नहीं होने देने वाला जो पहले हुआ था। उचान डेड फेस के सामने एक बहुत ही वेट सा स्टैंड लेता है, जो कि किसी गुस्सेल केट की तरह लग रहा है, जो देखकर डेड फेस भी लाइक ओ भाई ये क्या है। वही उचान उसने डिसाइड कर लिया कि भाई अब ये खेल एक ही बार में फिनिश किया जाएगा। उचान इतना तेज मूव करता है कि डेड फेस की पलक झपकने से पहले ही वो उसको काटता हुआ निकल जाता है। और तो उचान ने उसकी गर्दन को निशाना बनाया था, बट उसने उसका पेट काट दिया, उतना भी ठीक है ऐसा उचान को लग रहा होता है। बट अगले ही मोमेंट पे डेड फेस उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता। भाई इतना तेज मूव कर रहा है डेड फेस भी, उचान को भी कुछ समझ में नहीं आता भाई ये क्या है। वो जल्दी से खुद को डिफेंस करने के लिए डेड फेस के ऊपर अटैक करता है। दोनों के बीच में काफी तगड़ा क्लैश हो रहा होता है, बट इस टाइम पर जो डेड फेस उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, उचान बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पा रहा होता है उसके अटैक से। उचान को समझ में आ जाता है कि भाई एक मिस्टेक और खेल खत्म, इसीलिए वो डेड फेस को पूरी टक्कर देता है। वो पूरा ट्राई करता है कि भाई उसका गार्ड डाउन ना हो जाए एंड डेड फेस को एक भी ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जिससे वो उसके ऊपर अटैक कर दे, बिकॉज एक भी ऐसा पॉइंट मिला कि डेड फेस उसको खत्म कर देगा। अभी मौका देखकर उचान डेड फेस का हाथ पकड़ लेता ताकि इजीली अटैक कर पाए, बट डेड फेस जो है अपना नाइफ अपने दूसरे हाथ में ले लेता और उचान को काटने का ट्राई करता है। बट लकीली उचान जो है पीछे की ओर बेंड होकर उससे बच जाता, वरना वो तो गया था। बट इस टाइम पर जो है उचान थोड़ा एज पर आ गया होता है, इस टाइम पर वो थोड़ा ऊंचाई पे फाइट कर रहे होते हैं ना, इसीलिए जिस वजह से उसका जो बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे की ओर गिर जाता है। और तो उचान खुद को हैंडल कर पाए उससे पहले डेड फेस भी कूद जाता है उसी के साथ में एंड सीधा उचान की गर्दन ही काट देता है। बट लकीली जो है उचान ने खुद के नाइफ से उसको डिफ्लेक्ट कर दिया होता है, इस चक्कर में बच गया, वरना अभी गर्दन गई होती उसकी। देन इसके बाद इन दोनों का फिर से नाइफ क्लैश शुरू हो जाता है। अभी उचान को इस तरीके से फाइट करता हुआ देखकर डेड फेस को समझ में आ जाता है कि भाई 7 साल में पहली बार एक ऐसा बंदा मिला जो कि असली थ्रेट है, और यही रीजन था कि सबके मना करने के बाद भी इवान ने इसको अपने साइड ले लिया। बट अगर इसे आज यहाँ पर ना रोका गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा हमारे लिए, इसीलिए उचान मुझे माफ करना बट तू यहाँ से आज जिंदा नहीं जाने वाला। भाई उचान उसे इससे फाइट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए हे डिसाइड कि उसने जो मूव अभी करा था वही मूव उसको दोबारा करना पड़ेगा। बट उस मूव का जो एक वीक पॉइंट भी है, और वो ये है कि उस मूव को यूज करने से उचान की बॉडी को ज्यादा लोड ले लेती है, यानी उसके ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे वो जल्दी थक भी जाएगा। इसीलिए अगर इसने काम नहीं किया तो फिर तो ये खत्म है। इसीलिए हे डिसाइड कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, करना तो पड़ेगा। अभी उचान पीछे हट के जल्दी से वही वाला स्टेंस लेता है एंड इस टाइम पर हमें थोड़ा क्लियरली दिखाया जाता है, यानी कि थोड़ा डेप्थ में बताया जाता है कि उस स्टेंस में आने की वजह से उचान की जो वाइंड है वो पूरी बेंड हो जाती है, जिस वजह से उचान मुंह से खून तक उगल देता है। बट कुछ भी हो जाए अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। वो डेड फेस के अंदर अपनी पूरी स्पीड और पूरी ताकत लगाकर अटैक करता है, बट डेड फेस उस अटैक को अपने सिंगल हिट से ही ब्लॉक कर लेता है भाई, एंड विद द डेवियस स्माइल वो उचान को ही काटता हुआ निकल जाता है, जिसके बाद उचान भी अपने घुटनों पर। डेड फेस भी लाइक वाओ भाई तूने तो मुझे ऑलमोस्ट डायो के पास ही पहुंचा दिया था। अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा आज सब कुछ ब्लरी क्यों दिखाई दे रही है यार, मेरे ख्याल से ये सन ग्लासेस की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। तो चलो इसे उतार कर फेंक देते हैं। एंड बस ये बोलते ही डेड फेस अपना मास्क उतार कर नीचे फेंक देता है एंड डेड फेस का फेस देखा उचान भी शॉक्ड है भाई। वेल वो क्यों शॉक्ड है हम देखते हैं फाइनली डेड फेस का फेस, एंड हमें उचान बताता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि नेविली फैमिली का ही वारिस है, एंड उसे ये बात पता है बिकॉज इस बंदे के पास भी व्हाइट हेयर और व्हाइट आईज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे
जैसे इवान के पास है और इसकी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे ये इवान का ट्विन ब्रदर हो। हालांकि ये इवान का ही भाई, ये मैं बता दूं तुम लोगों को। अब ये ईशान से बोलता भाई इतना सरप्राइज काहे को हो रहा है, मैं तो वो बंदा हूँ जिसे नेवेली फैमिली ने लात मारकर अपने पास से निकाल दिया था, बिकॉज मैं मिक्स ब्लड हूँ इसीलिए। मेरी माँ एक फॉरेनर थी बट अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, और तो नेवेली फैमिली ने मुझे भी मारने का ट्राई करा बट मैं जिंदा बच गया और ये मास्क पहनकर रहने लगा। और बस यही रीजन है कि जो भी मेरा फेस देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं अब भी जिंदा हूँ। तो अब तो मुझे समझ में आ गई ना मैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ। जो सुनकर ईशान के पसीने छूटने लगता है कि भाई अब तो खेल खाता मैं भाई। बट तभी उसके बगल में से एक रोशनी की किरण निकल कर जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक नाइफ है जो कि किसी ने डेड फेस के ऊपर मारा होता है, और तो डेड फेस उसको ब्लॉक भी कर लेता है। बट तभी वो बंदा बगल में से आकर डेड फेस की रिप्स में लात दे मारता है और उड़ा दिया साले को। एंड डेड फेस की शक्ल देखकर बता पा रहा हूँ भाई उसको बहुत गंदी लगी होगी। अभी ईशान जैसे ये देखता है भाई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई एकदम से ये क्या हो गया। बट तभी हम देखते हैं तो लोंडो को जिनमें से एक बोल रहा होता है भाई मानता या नहीं मानता, मैंने सीधा उसको हवा में उड़ा दिया। भाई दूसरा वाला बोलता है चुप साले क्या बात कर रहा है, मैं था वो बंदा जिसने नाइफ से उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था पहले। आगे वो सब बोलता है देख भाई एलसीओ यहाँ पर नहीं है, तुम मुझसे पिटने की हरकतें मत कर, इसलिए अपना मुंह बंद रहा। एंड इससे तुम समझ गए यहाँ पर कौन आए, ट्रिपल्स नहीं डुअल्स। क्यों, बिकॉज नंबर 1 यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और गया हुआ है। कहाँ गया है मुझे नहीं मालूम। अभी ईशान आज भाई तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, जो सुनने का दोनों बताते हैं भाई इस बार सीओक ने हमसे वादा किया है कि वो हमें एक गेमिंग कंसोल दिलाकर देगा, जिसका मतलब ओए डेडलिफ्ट मेरी बात सुन, तू तो आज खत्म है भाई, हमें माफ करना बट हमारे गेमिंग कंसोल के लिए तुझे मरना पड़ेगा। लेट्स गो ब्रो। मैंने क्या बोला था, अभी तुम लोग वॉशिंग मशीन के पीछे मारते हुए देख रहे हो, अभी गेमिंग कंसोल के पीछे मारते हुए देखोगे। ये देख लो नंबर 3 की विश थी कि उसको वॉशिंग मशीन चाहिए जो कि अभी उसको मिल जाएगी, और अब नंबर 2 की बारी, उसे चाहिए था एक गेमिंग कंसोल जिसके पीछे उसकी लड़ाई हो गई थी नंबर 3 से। एंड बस वो गेमिंग कंसोल एक कदम की दूरी पे रहेगा, उसके बाद वो उसका हो जाएगा। और क्या नाम था इसका, डेड फेस ना 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 डेडलिफ्ट, सबसे बेस्ट नाम है भाई। फिर तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है ईशान के शॉक्ड फेस के साथ कि भाई क्या होने वाला है आगे। और अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा 16 दिन बाद, बिकॉज इसके बाकी के 3 चैप्टर अभी भी लॉक्ड हैं। एंड 16 दिन बाद वो तीनों की तीनों अनलॉक हो जाएंगे, मैं तब उनको कवर कर दूंगा। अभी के लिए जो वीडियो आएगी वो होगी डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल का पार्ट 10। मैं तुमसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, हाइप का ऑप्शन दबाए बिना मत जाना।